देखो, what we are going to start today, our next unit 7, dual nature of matter and radiation. So क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने वेव ऑप्टिक्स ही कंप्लीट किया था। वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आएगी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो क्या कहता है, नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। नाम क्या कह रहा है, नाम में दम है कि नहीं? नाम से समझ में आ रहा है कि मैटर और रेडिएशन के पास कितने नेचर हैं? डुअल नेचर हैं, दो नेचर हैं। ठीक है, तो एक बार तो मैं आपको बताऊंगा क्लासिकल व्यू। क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग नेचर किस किस का नेचर, मैटर एंड रेडिएशन का। और फिर दूसरी बार मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग। मॉडर्न व्यू क्या कहता है, मैटर और रेडिएशन के पास कितने नेचर हैं रियलिटी में। ठीक है, तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन आप सोचो, अगर आप सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो, नेचर को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में क्या आना चाहिए, नेचर कंसिस्ट ऑफ व्हाट। क्या है क्वेश्चन, नेचर कंसिस्ट ऑफ व्हाट। नेचर किस चीज़ का बना हुआ है, ऑब्जर्व करो आप नेचर को, किस चीज़ का बना हुआ है। आपको नेचर में मोस्टली दो ही चीज़ देखने को मिलेंगी। एक क्या मिलेगी, रेडिएशन, लाइट। रेडिएशन पता है क्या है, लाइट। ठीक है, सन जो आप देख रहे हो, सन के पास क्या है, रेडिएशन। सन से हमारे तक रेडिएशन आ रही है, जो भी रेज आ रही हैं, एक्स रेज आ रही हैं, यूवी रेज आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, या जो हीट आ रही है दैट इज़ रेडिएशन। समझ में आ गया। और फिर क्या है, अगर आप देखो हमारे अर्थ पे क्या है, वाटर है, मटेरियल है। तो आप अगर आप नेचर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो नेचर को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा नेचर के पास दो ही चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, आप नेचर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक मैटर, मटेरियल है, मैटर, और दूसरी चीज़ क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि लाइट। कुछ है समझ में? नेचर सिर्फ दो चीज़ों से ही बना हुआ है, तीसरी चीज़ है ही नहीं अगर ऑब्जर्व करोगे तो। ठीक है, अगर आप किसी सब्सटेंस को जलाते हो तो आपको क्या मिलती है, हीट, रेडिएशन। समझ में ना। मान लो आपके पास कुछ वुडन ब्लॉक्स हैं, अगर आप उनके पास क्या है, उनके पास मटेरियल है ना, वो नेचर में दो ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या तो मास या जो मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में। अगर आप उन वुडन ब्लॉक्स को जलाओगे तो क्या बन जाएगी, उनसे आपको हीट मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, रेडिएशन। ठीक है ना। तो आप चीज़ों को जलाओगे तो आपको क्या मिल जाती है, रेडिएशन। चीज़ें जलती हैं, चीज़ें जलने पे क्या देती हैं, रेडिएशन। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें जलती हैं, जैसे रिश्तेदार भी जलते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जलने की, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस समझदार को इशारा ही काफ़ी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को माइंड में बिठा लीजिए कि नेचर सिर्फ दो ही चीज़ों से बना हुआ है, एक मैटर और एक रेडिएशन। आगे समझ में। अब क्लासिकल व्यू अपना क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अपनी जो क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या कहती है, मैटर रेडिएशन है क्या, मतलब इनको कैसे क्लासीफाई किया जाए, मैटर रेडिएशन को कैसे क्लासीफाई किया जाए। तो हमने मैटर और रेडिएशन को जब क्लासीफाई किया तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे मिली जो सिर्फ किसके पास थी, मैटर के पास, और कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसे मिली जो सिर्फ किसके पास थी, लाइट के पास, रेडिएशन के पास। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपनी पुरानी फिजिक्स है 1900 से पहले वाली, उसके अकॉर्डिंग जो मैटर है, मैटर के पास क्या होता है, मैंने बोला ना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके जो बिहेवियर से मिलने वाली जो चीज़ें हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स से इनका क्या डिसाइड किया गया, नेचर। मतलब इसका नेचर कैसा है, तो मैटर को देख करके हमने क्या बोल दिया, मटेरियल नेचर, और रेडिएशन को देख करके क्या बोल दिया, वेव नेचर। समझ में। तो मैटर के पास क्या होता है, मास, मास या क्या हो सकता है, मोमेंटम। कुछ है समझ में। हमारी पुरानी फिजिक्स ये कहती है कि मैटर के पास मास होगा और उसके पास क्या होगा, मोमेंटम। भाई मास होगा तो मास इंटू वेलोसिटी, उसके पास क्या हो सकता है, मोमेंटम। अब जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन के पास मास मोमेंटम नहीं है। देखो अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, बिल्कुल सही थी उनकी थिंकिंग कि रेडिएशन के पास मास नहीं है, जो लाइट है वो मासलेस है। चलो मास है या नहीं है, आज
हम उस बात पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मास है या नहीं है वो बात नहीं कर रहा मैं। उस टाइम पे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि इसके पास मास है और इसके पास मास नहीं है, तो मास नहीं है अगर, तो इसके पास मोमेंटम भी नहीं है। कुछ आया समझ में? अगर मास नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं है। तो इसके पास क्या है? इसके पास है वेवलेंथ, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। कुछ आया समझ में? क्योंकि लाइट एक वेव है, और एक अभी तक आप यही तो ख़त्म किया आपने, वेव ऑप्टिक्स। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लाइट को एक वेव माना जा चुका है अभी, ठीक है। तो रेडिएशन क्या है? लाइट एक वेव है, तो वेव के पास क्या होगी? अपने एक वेवलेंथ, पार्टिकुलर वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दो ही चीज़ वेव बनी है, और तीसरी चीज़ थोड़ी ना इसमें। तो इसके पास ये है, इसके पास ये है, ठीक है। ये कहती है अपनी ओल्ड थ्योरी या क्लासिकल फिजिक्स। अब अगर आप मटेरियल को थ्रो करते हो, कोई मैटर है उसको अगर आप थ्रो करते हो तो कैसा चलता है? स्ट्रेट। कैसा नेचर हुआ? मैटर का नेचर कैसा हुआ? मटेरियल का स्ट्रेट नेचर। आगे समझ में? और लाइट या रेडिएशन का जो नेचर है दैट इज वेव नेचर। कैसा नेचर है? वेव नेचर। यानी कि अगर आप लाइट को ऑब्जर्व करो तो लाइट जो है ना वो स्प्रेड करती है। क्या करती है? स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, फैलती है, वेव नेचर से माने तो। आगे समझ में? अब मैटर का जो छोटे से छोटा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कुछ आया समझ में? मैटर का छोटे से छोटा रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? छोटे से छोटा पार्टिकल कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो करें तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स या ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बोलूँ बार बार मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, तो ये जो मैटर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा जाएगा? सीधा चलेगा, स्ट्रेट चलेगा। आगे समझ में? और लाइट कैसे चलेगी? लाइट स्प्रेड करेगी, लाइट फैलेगी इन ऑल डायरेक्शंस। आगे समझ में? जैसे आप एक पत्थर फेंकते हो पानी में, आपने पत्थर को थ्रो किया, स्टोन थ्रो किया आपने, तो जब स्टोन चल रहा है ना, तो स्टोन के पास कैसा नेचर है? मेटल नेचर, मैटर नेचर। स्टोन कैसे चलेगा? स्ट्रेट। लेकिन जैसे पानी में जाके वो स्ट्राइक करेगा तो रिपल्स कैसे फैलेंगे? इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये रेडिएशन नेचर है, फैलना, वाटर वेव्स का बनना ऐसे इन ऑल डायरेक्शंस। क्या है? रेडिएशन नेचर या वेव नेचर। तो इन चीज़ों को देखते हुए नेचर डिसाइड कर दिया और बोला सीधी चलने वाली चीज़ों का जो नेचर है वो मेटेरियल नेचर है। इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका नेचर डिसाइड कर दिया कि मैटर का नेचर कैसा है? स्ट्रेट, तो मेटेरियल नेचर बोल दिया। मेटेरियल नेचर का मतलब ही क्या है? स्ट्रेट चलना चीज़ों का। और लाइट का जो है नेचर वो कैसा है? वेव नेचर। आगे समझ में? लेकिन जैसे जैसे हमारी जो फिजिक्स है एडवांस होती चलेगी, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए इसमें, और हमारे को ये पता लगा, साइंटिस्टों ने बताया कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि जो लाइट है उसके पास मास या मोमेंटम नहीं है, तो वो गलत है। लाइट के पास भी क्या है? मोमेंटम है। मतलब रेडिएशन के पास भी क्या है? मोमेंटम है। मास का जिक्र नहीं कर रहा मैं, मास में फिर भी अभी वही बात बोल रहा हूँ, मास हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है? मोमेंटम है। आगे समझ में? अगर आप ये सोच रहे हो, साइंटिस्टों ने बोला कि अगर आप ये सोच रहे हो कि जो मैटर स्ट्रेट चलता है ना उसके पास वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो है। जो मैटर जिसको आप थ्रो करते हो, जो आप बोलते हो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उसके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी है। तो दोनों के नेचर इंटरमिक्स हो गए एक दूसरे के साथ, तो ये तो प्रॉब्लम होगी। रियलिटी में ऐसा होता है। ये मैटर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन, अगर इसको थ्रो किया जाए, अगर ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जैसे फ्रिंजेस बन रही थी, अगर वैसी फ्रिंजेस बना पाता है, समझाया था ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें एक लाइट का बीम जाता है और वो क्या बनता है? स्क्रीन के ऊपर एक जगह बहुत ज़्यादा ब्राइट पॉइंट, डार्क ब्राइट डार्क, तो क्या बनती है? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को थ्रो करके देखो, एक इलेक्ट्रॉन की बीम को थ्रो करके देखा जाए, अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट गया, फ्रिंजेस नहीं बनी, तो फिर इसके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं होंगी। इसका कैसा नेचर होगा? स्ट्रेट नेचर। समझ में ये चीज़? तो ये चीज़ करके देखी गई, इलेक्ट्रॉन की बीम, पतली सी बीम को थ्रो किया गया और देखा, वही फ्रिंजेस देखने को मिली। यानी कि एक जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इकट्ठे हुए, फिर वहाँ गैप रहा बीच में, और फिर ऊपर कम इलेक्ट्रॉन, फिर बीच में गैप,
फिर ऊपर और कम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि क्या दिखा, फ्रिंजेस दिखी, इलेक्ट्रॉन फ्रिंजेस देखने को मिली। और ये हमने पढ़ना है डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट में कि जब एक इलेक्ट्रॉन की बीम को थ्रो किया गया तो क्या देखने को मिला, इलेक्ट्रॉन फ्रिंजेस देखने को मिली। तब प्रूव हो गया कि नहीं, एक्सपेरिमेंट से तो सारी चीज़ें प्रूव होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन आप ऐसे थ्रो कर रहे हो ना, इसके पास क्या है, वेवलेंथ भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। क्योंकि ये तो सिर्फ लाइट के पास ही होता था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब लाइट बीम आप डालते थे स्लिट्स के अंदर से, स्लिट थी उसमें लाइट आप एंटर करवाते थे तो वो फ्रिंजेस बनाती थी स्क्रीन के ऊपर। तो ये तो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकता है। तो इस नेचर को जब आप किसी जगह बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देखते हो इकट्ठा, किसी जगह गैप है फिर कम है इलेक्ट्रॉन्स, फिर गैप है फिर कम है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या है, कैसा नेचर है, ये वेव नेचर ही तो है। वेव नेचर से ही एक्सप्लेन होगी ये चीज़ कि जब ये बात हजम करने में बहुत मुश्किल है। आप सोचिए इस चीज़ को, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट भी जा रहा है और वेव बनाते हुए भी चल रहा है, ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप इस चीज़ को देख नहीं सकते। और डी ब्रोई की हाइपोथेसिस हमने पढ़नी है। डी ब्रोई की हाइपोथेसिस क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन है कि एक्चुअल में क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ड्यूअल नेचर आया कहाँ से, मैटर रेडिएशन का। बेटा ये नेचर है, नेचर में दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं और नेचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। समझ में गया। अगर लाइट के पास दो नेचर है ना, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, वेव नेचर पढ़ा है लाइट का। ठीक है, अगर लाइट के पास दो नेचर हैं, स्ट्रेट नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तो फिर मैटर के पास भी दोनों नेचर होने चाहिए। मैटर के पास स्ट्रेट नेचर भी होना चाहिए और वेव नेचर भी होना चाहिए। आया समझ में। तो जो नेचर है वो भेदभाव नहीं करती। नेचर के ये दो बच्चे हैं, दोनों के लिए रूल्स क्या रहेंगे, सेम। आगे समझ में। अब अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जिस चीज़ के पास मास नहीं होगा, जिस चीज़ के पास मास नहीं होगा उसके पास मोमेंटम नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन हमने ये देखा कि जब सन से लाइट आती है, देखो मोमेंटम हुआ अगर किसी चीज़ के पास तो क्या हो सकता है, जो मोमेंटम होगा तो हो क्या सकता है। अगर आप किसी चीज़ के पास मोमेंटम देख रहे हो और वो चीज़ यहाँ आके स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो मोमेंटम में क्या होता है, चेंज। और चेंज मोमेंटम क्या होता है बताइए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ चेंज मोमेंटम क्या होता है बेटा, फोर्स। तो फोर्स अप्लाई होता है। आगे समझ में। तो हमने रियलिटी में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और रियलिटी में ऐसा होता है कि जब आप अपने हैंड को, अपने हाथ को धूप में रखते हो तो यहाँ पे सनलाइट फोर्स लगाती है, क्योंकि मोमेंटम में क्या होता है, चेंज। फोर्स भले ही बहुत कम है जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं करते, लेकिन हमारे पास इतनी सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस आ चुकी हैं जिससे हमने ये निकाल लिया है कि कितना फोर्स लगा रही है सनलाइट, कितना प्रेशर लगा रही है। हालांकि वो वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। आगे समझ में। लेकिन हमने उन एडवांस डिवाइसेस की हेल्प से ये फाइंड आउट कर लिया है कि इसके पास क्या है, मोमेंटम है। कुछ आया समझ में। नेचर समझ में, दोनों का इंटरमिक्स हो रहा है, यानी कि इसके पास दोनों नेचर हैं, स्ट्रेट भी चलेगा और एज ए वेव भी चलेगा। ये रेडिएशन जो है ना, रेडिएशन, इसके पास दोनों नेचर, वेव नेचर भी है और इसके पास क्या है, पार्टिकल नेचर भी है। आगे समझ में। अब पार्टिकल नेचर हमारे को क्यों मानना पड़ा, इसका पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो एक छोटी सी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, छोटी सी चीज़ कि सन 1665 में मैंने आपको ये बताया था कि लाइट का नेचर समझने के लिए सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी, न्यूटन ने। न्यूटन ने लाइट को क्या माना था बेटा, न्यूटन ने लाइट को क्या माना था, पार्टिकल। कौन सी थ्योरी दी थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। शुरू में इंट्रोडक्शन मैंने दिया था ना वेव ऑप्टिक्स का, उसमें मैंने आपको बताया था न्यूटन क्या मानता था, लाइट को पार्टिकल। और कौन सी थ्योरी दी थी इसके बेसिस पे, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है। अब इसके कुछ साल बाद हाइगेंस आया, हाइगेंस ने बोला लाइट एक वेव है ना। और सन 1800 के आसपास जो एक्सपेरिमेंट हुए उनमें ये प्रूव हो गया कि लाइट का वेव नेचर है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE ने प्रूव किया कि इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है, क्या होता है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होता है। और क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। वेव नेचर अपने आप को एकदम सेटिस्फाई करता है, लाइट का वेव नेचर। हमने ये चीज़ देखी, इंटरफेरेंस होना चाहिए वेव नेचर माने तो होता है, करके देखा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी दिखा।
डिफ्रैक्शन होता है, लैब में करके देखा, रियलिटी में लाइट के कारण, वेव नेचर के कारण, लाइट का वेव नेचर है उसके कारण डिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है। पोलराइजेशन, वेव नेचर से जुड़ा हुआ, वेव नेचर से एसोसिएटेड एक और फिनोमिना होना चाहिए। अगर लाइट का वेव नेचर है तो पोलराइजेशन होना चाहिए। लैब में करके देखा, रियलिटी में होता है। तो 1800 के आसपास ये 3 फिनोमिना जो हैं वो वेरीफाई हो गई, और इससे क्या प्रूव हुआ कि ये जो थ्योरी है पार्टिकल नेचर वाली गलत है और वेव थ्योरी बिल्कुल सही है। कुछ आया समझ में? अभी तक लोग पहले क्या मानते थे? इससे पहले लोग मानते थे कि न्यूटन की जो थ्योरी है उसमें दम है। मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें, क्योंकि नाम में दम था इसके कारण ये थ्योरी जीवित थी। ठीक है। इस थ्योरी में छोटी सी प्रॉब्लम है, पार्टिकल मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट एक पार्टिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस थ्योरी में इसने जो चीज़ मानी ना, लाइट को क्या मानना है? कॉर्पुशल। दैट इज़ रॉन्ग। आगे समझ में? अब जब ये 3 एक्सपेरिमेंट वेरीफाई हो गए थे कि लाइट का वेव नेचर इन तीनों के कारण वेव नेचर है और इन तीनों को वेव नेचर से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है। तो फिर वेव नेचर मानने लग गए लोग। अब वेव नेचर लोगों ने पूरी तरह से अडॉप्ट भी नहीं किया था। उसके बाद सर एल्बर्ट आइंस्टीन आ गए सन 1905। समझ में गया? अब आइंस्टीन ने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो आप बुक में पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को डिस्कवर किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, कॉम्पटन इफेक्ट शो किया। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक नई थ्योरी डेवलप हुई, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मजबूरी होगी हमारी, इस इफेक्ट को देखने के बाद क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बनानी पड़ गई। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है वो चीज़ थोड़ी देर बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है, क्वांटम मतलब छोटी चीज़ों से डील करना। ठीक। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था उसमें ये प्रूव हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? पार्टिकल नेचर से। किस नेचर से बेटा? पार्टिकल नेचर से। क्योंकि आप अगर आप देखो कि एक सरफेस है, इसके ऊपर लाइट गिरेगी। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये भी पढ़ना है हमारे को। चलो पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ मैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो अगर आप देखो ये एक सरफेस है, ये दीवार है यूँ मान लो। अगर आप इसके ऊपर वेव की तरह ऐसे यहाँ पे एक लाइट डालते हो तो इस दीवार के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना। ठीक है। अगर आप इस दीवार के ऊपर एक पार्टिकल डालते हो, गोली जैसे पार्टिकल, गोली को शूट किया आपने। ठीक है। अब वो दीवार से कुछ रेती बजरी मिट्टी के कण छिटका देगा। गोली जो है बुलेट, वो क्या करेगी? जैसे इसके ऊपर पड़ेगी यहाँ से रेती बजरी के कण छिटका देगी। ठीक है। तो वेव नेचर से तो ये एक्सप्लेन नहीं होता कि वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है और दीवार से कुछ पार्टिकल्स को इजेक्ट आउट करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये किस नेचर से एक्सप्लेन होगा? स्ट्रेट नेचर से। तो एक्चुअल में है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है अगर आप एक मेटल सरफेस के ऊपर एक लाइट डालते हो, लाइट कैसी? सूटेबल फ्रीक्वेंसी, कोई भी लाइट नहीं, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब आप इसके ऊपर डालोगे तो क्या करेगा? यहाँ से वो लाइट जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? उखाड़ फेंकता है। तो ये कैसा नेचर हुआ? स्ट्रेट नेचर की वेव नेचर? किससे एक्सप्लेन हो सकता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग लाइट एक पार्टिकल है बेटा। क्या है? लाइट एक पार्टिकल। जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए। शुरू कहाँ से होता? न्यूटन ने क्या माना था? लाइट एक पार्टिकल है। समझ में गया? अब वहीं पहुँच गए हम। तो न्यूटन सही था क्या? न्यूटन सही था, लाइट एक पार्टिकल है मान लिया, लेकिन कॉर्पुशल से फिर आप वेव नेचर का एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप देखो पार्टिकल मानते हो लाइट को तो ये फेल हो जाएगा। अब आइंस्टीन ने बोला कि लाइट के पास दोनों नेचर हैं, एक्सेप्ट कर लो। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही था जिसने पार्टिकल नेचर को लोगों के सामने शो किया। ये समझिए, लाइट का पार्टिकल नेचर है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही बताता है। आ गया समझ में? क्योंकि वेव नेचर से ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि एक वेव आई ऐसे मेटल सरफेस पे स्ट्राइक की और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दिया। ऐसा तो वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं होगा। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसने पार्टिकल नेचर को शो किया लोगों के आगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और सन 1925 में इसी इफेक्ट के कारण आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला बेटा। नोबेल प्राइज़ इज़ मोस्ट वैल्यूएबल प्राइज़, सबसे बड़ा प्राइज़ है। समझ में आ गया? छोटा मोटा प्राइज़ नहीं, इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने पर।
अब मानना ही पड़ गया कि लाइट के पास कितने नेचर हैं, 2 नेचर हैं। लाइट हैज़ ए ड्यूअल नेचर। आया समझ में? अब ये चीज़ समझ में तो नहीं आई। अब आप कह रहे हो कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग लाइट एक पार्टिकल है, तो फिर पार्टिकल से वेव नेचर कैसे जुड़ा हुआ है? अब आप पार्टिकल नेचर से वेव नेचर को कैसे एसोसिएट करोगे? मतलब आइंस्टाइन का खुद कहना ये है, लोगों ने ढंग से ये भी नहीं माना था कि लाइट एक वेव है, फिर से एक थ्योरी आ गई आइंस्टाइन की, और आइंस्टाइन ने क्या बोल दिया, लाइट एक पार्टिकल है। अब बोला ठीक है, वेव थ्योरी गलत होगी लोगों ने। समझ में ना, जो मैंने आपको दिखाई, चलो कॉर्सपिकुलर थ्योरी गलत थी, उसके बाद वेव थ्योरी आई, वेव थ्योरी सही मानने लगे, और न्यूटन्स थ्योरी क्या हो गई, फेल। अब जब तीसरी थ्योरी जब आई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली, फिर लोगों ने क्या बोला, दोनों थ्योरीज गलत हैं, और जो पार्टिकल नेचर है वो सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक्सप्लेन होता है। अब इस तरह से आप वेव नेचर को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो यहाँ पे कंसेप्ट बनाने वाले की चालाकी देखिए, या फिर आइंस्टाइन की चालाकी कहूँ मैं, उसने उस चीज़ से, पार्टिकल नेचर से दोनों नेचर एक्सप्लेन कर दिए। देखो अभी अभी क्या प्रूव हो गया है, लाइट के पास दोनों नेचर हैं। लाइट के पास क्या है, पार्टिकल नेचर भी है, प्लस में क्या है, वेव नेचर भी है। क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हो? लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। और यहाँ मैटर के पास, मैटर खुद पार्टिकल है ही, मैटर तो खुद पार्टिकल है ही, और उसके साथ कौन सा नेचर और एसोसिएट हो गया, कौन सा नेचर और जुड़ गया, पार्टिकल भी है और वेव भी है। आगे समझ में? और मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैटर वेव बनी। मैटर वेव के बारे में पढ़ेंगे हम। मैटरल वेव अलग होती है और मैटर वेव अलग होती है, मैं पहले बता रहा हूँ। और डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की फॉर्म में भी चलता है और स्ट्रेट भी चलता है। तो दोनों चीज़ें एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुई, तो मानना ही पड़ेगा। आगे समझ में? तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इसी को क्या बोला है, ड्यूअल नेचर। यही तो क्या है, ड्यूअल नेचर, दोगलापन, ठीक है ना। ड्यूअल नेचर है लाइट के पास और रेडिएशन के, मैटर और रेडिएशन दोनों के पास ड्यूअल नेचर है। अब आप कहते थे शुरू में बात क्या आई थी कि लाइट के पास क्या है, मास नहीं है, तो मोमेंटम कहाँ से आ गया? तो हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि लाइट के पास मास भले ही ना हो, लेकिन उसके पास मोमेंटम है। और इस चीज़ को देखते हुए हमने मोमेंटम की डेफिनेशन फिर चेंज करनी पड़ेगी। अभी तक आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सच्ची बोल दो ना, कुछ नहीं सर। हाँ, बोलने में याद आता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, पढ़ा था ये गलती से। तो जिस चीज़ के पास मास 0 उसका मोमेंटम क्या मानते हैं, 0। वेलोसिटी भले ही कितनी हो, सोचो इस चीज़ को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो हम कहाँ गलत थे, गलत नहीं थे। हमारे को डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी इस चीज़ को देखते हुए। भाई मास लेस है रेडिएशन, तो डेफिनेशन क्या बनानी पड़ी, नई डेफिनेशन क्या है? देखो, मोमेंटम इज ए क्वांटिटी, लिख देता हूँ यहाँ पे, मोमेंटम इज ए क्वांटिटी in translational motion which is invariant anything which has energy and velocity, there must be a momentum. कुछ आया समझ में? नई डेफिनेशन क्या कहती है, मोमेंटम इज ए क्वांटिटी विच इज इनवेरिएंट इन ट्रांसलेशनल मोशन, जो बदलती नहीं है। मोमेंटम एक क्वांटिटी है जो ट्रांसलेशनल मोशन में बदलती नहीं है, बदलेगी नहीं। तो उसके पास कोई भी चीज़ जिसके पास एनर्जी और वेलोसिटी होगी, जिस चीज़ के पास भी एनर्जी और वेलोसिटी होगी उसके पास मोमेंटम होगा ही होगा, मास का कोई चक्कर नहीं। तो लाइट के पास एनर्जी है कि नहीं, लाइट के पास एनर्जी भी है और क्या है, वेलोसिटी भी है। लाइट की वेलोसिटी जानते हो,
3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। तो जिस चीज़ के पास भी एनर्जी और वेलोसिटी होगी उसके पास मोमेंटम होगा ही होगा। आ गया समझ में? अब आप बताओ, प्रूव करके दिखाऊं क्या? अब देखो मोमेंटम कहाँ से आ गया, एनर्जी और वेलोसिटी को अगर डिवाइड करो आप तो आपके पास जो डायमेंशंस बचेंगे वो मोमेंटम की ही बचेंगे। करके देख लो। P एनर्जी यानी कि हाफ mv², एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv², वेलोसिटी v, एक v से एक v कैंसिल, हाफ तो एवरेज के लिए यूज करते हैं, क्या बच गया, क्या बच गया उधर, एनर्जी और वेलोसिटी को डिवाइड किया तो mv, क्या है mv, मोमेंटम। तो जिस चीज़ के पास भी एनर्जी होगी वेलोसिटी होगी, भले उसके पास मास हो ना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनर्जी और वेलोसिटी होगी तो उसके पास क्या माना जाएगा, मोमेंटम है। तो लाइट के पास क्या है, मोमेंटम है। और ये मोमेंटम पहले किसके पास होता था, सिर्फ मैटर के पास। तो लाइट क्या है, एक मैटर है, लाइट एक मैटर है, एक पार्टिकल है। और आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इसी चीज़ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस नेचर से, लाइट का पार्टिकल नेचर। अब जब आइंस्टीन से पूछा गया ना, सर आप पार्टिकल नेचर से कैसे एक्सप्लेन कर दोगे, वेव नेचर तो गायब हो जाएगा, जबकि आप खुद कह रहे हो कि लाइट के दोनों नेचर एक्सेप्ट कर लो, तो कैसे एक्सेप्ट कर लें हम। तो आइंस्टीन ने बोला देखो, जो लाइट है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, जब आप एक सोर्स को ऑन करते हो, चाहे बल्ब आपके घर में, ट्यूबलाइट है, या सन देख रहे हो आप, सन को तो ऑन नहीं कर सकते हम, बात बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी लाइट के सोर्स को ऑन करते हो तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स इमिट होते हैं, फेंक के मारे जाते हैं हमारी तरफ, वो पार्टिकल्स। ठीक है, अब वो पार्टिकल हैं तो फिर वेव नेचर कैसे एक्सप्लेन होगा। तो जो पार्टिकल फेंक के मारे जा रहे हैं वो बंद पैकेट है एनर्जी के, बंडल नुमा संरचना में पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, समझ में गया, दे आर क्लोज्ड पैकेट ऑफ एनर्जी। और जिनको क्या नाम दिया आइंस्टीन ने बाद में, फोटोन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन पार्टिकल नेचर लाइट का क्या है, फोटोन। उस पार्टिकल का नाम क्या रखा, किसी भी लाइट के सोर्स से लाइट कैसे आती है, छोटे छोटे बंद पैकेट्स में आती है, और उन पैकेट्स को क्या नाम दिया गया, फोटॉन्स। अब फोटोन है क्या, फोटोन बेसिकली लाइट ही है। तो फिर क्या है ये, एक्चुअल में समझ में तो नहीं आया। देखो मैंने आपको बताया था ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है फोटोन, जहाँ पे छोटी चीज़ों से डील करते हैं हम, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, तो क्वांटम। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में ये चीज़ एस्टैब्लिश हुई कि जो लाइट का जो पैकेट है, पार्टिकल है, उसका नाम क्या रखा जाए, फोटोन। अब ऑन क्यों लगाया है इसके पीछे, आप देखो क्वांटम चीज़ों से डील करके देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी के पीछे सरनेम क्या लगा है, ऑन। फोटो मीन्स लाइट, और ऑन तो लगाना पड़ गया न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली के कारण, छोटी चीज़ है ना ये, तो उसके कारण इसका सरनेम क्या लगा है सभी के पीछे। अब देखो जितने भी छोटे पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं सभी के पीछे क्या लगा है, ऑन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोजॉन, हेक्सॉन, पता नहीं क्या क्या, तो एक सरनेम हमने दे दिया इसका, फोटोन, छोटी फैमिली का है। आगे समझ में। अब फोटोन है क्या एक्चुअल में, फोटोन का कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट की चालाकी देखो, इसने वेव नेचर को कैसे एक्सप्लेन कर दिया। इसके पास, फोटोन के पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कहाँ से आ गई, तो आइंस्टीन ने बोला कि एक बंद पैकेट है, और इस बंद पैकेट के अंदर क्या भरी हुई है, एनर्जी। समझ में गया। तो जब आप इस फोटोन को किसी चीज़ से स्ट्राइक करवाओगे तो फूट जाएगा, जब तक ये फोटोन ट्रैवल करेगा ना, ट्रैवल करेगा तो फैलेगा, ये समझिए, इन ऑल डायरेक्शंस। और जब किसी चीज़ से स्ट्राइक करेगा ना, तो स्ट्राइक करने पर कैसा बिहेवियर शो करेगा, स्ट्रेट। जब एक बल्ब को ऑन करते हो तो पार्टिकल्स फैलेंगे इन ऑल डायरेक्शंस, तो स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड वाला नेचर किसका है, वेव नेचर। और जब ये किसी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइकिंग के टाइम पे एज ए पार्टिकल बिहेव करेगा, और एनर्जी इसके अंदर है। तो जब तक ये पैकेट फटेगा नहीं, किसी चीज़ से टकराएगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक वहाँ एनर्जी, लाइट इंटेंसिटी नहीं आ सकती। समझ में गया। इसलिए जब आप स्पेस में जाते हो आपको सूरज चमकता हुआ दिखेगा सिर्फ, और अर्थ चमकती हुई दिखेगी, आपको बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी, लाइट ऐसे यहाँ से यहाँ आ रही है, क्योंकि वो पैकेट क्या है, बंद, क्लोज्ड। सन से पैक हुए, सीधा अर्थ के सरफेस से टकराए, और अर्थ सरफेस पे एनर्जी बिखर गई। एनर्जी कहाँ भरी हुई है, फोटोन के अंदर, पैकेट के अंदर। जैसे आप देखते हो होली दिवाली में जो बलून आते हैं ना, जो कलर्स वाले, जिनके अंदर पानी भर के हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं ऐसे, तो 20 आदमी के ऊपर से गया, क्या उन 20 आदमी के ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा, लेकिन 21वें के जाके छाती में लगा, क्या हुआ, स्प्रेड हो जाएगा वो कलर, गीला हो जाएगा वो आदमी। वही है फोटोन का कंसेप्ट भी,
कि ये फोटोन जब चलता है, स्ट्रेट चला और जैसे यहाँ स्ट्राइक किया, ठीक है, वो एनर्जी अपनी यहाँ बिखर गई एनर्जी। तो ये जब तक ये चलेगा ऐसे और टकराएगा, टकराने पर सारी एनर्जी रिलीज होती है, और जब चीज़ों से टकराएगा तो आप देख तो यहाँ चमक नज़र आती है। सोर्स इधर ये सोर्स है, इधर ये सोर्स है, इन दोनों सोर्सेज से क्या आ रहे हैं, फोटॉन्स। और जब ये इस चीज़ से आगे स्ट्राइक करते हैं तो इल्यूमिनेशन आता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपको दिखती है चमक। आगे समझ में, फोटोन का कंसेप्ट देखिए। अब फोटोन के अंदर जो एनर्जी भरी हुई है, फोटोन के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, उसके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आगे समझ में, देखो कंसेप्ट बनाने वाले की चालाकी। इसके पास दोनों चीज़ें कैसे एक्सप्लेन की, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी कैसे एक्सप्लेन कर दिया। आया समझ में? हाँ। अब एक फोटोन हमारी आइज़ में गया, रेटिना पे जाके स्ट्राइक किया और हमको फील हुआ, सेंसेशन हुआ रेड कलर, ठीक है। जब दूसरा फोटोन गया आइज़ में तो सेंसेशन हुआ ब्लू कलर। फोटोन तो सेम ही है, ये समझिए, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है उसमें डिफरेंस है। यानी कि एक फोटोन की एनर्जी दूसरे फोटोन की एनर्जी से क्या है, डिफरेंट है। समझ में? डिफरेंट कैसे है? फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला कैसे होता है, फोटोन के अंदर जो एनर्जी है वो वाइब्रेट करती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जितना ज़्यादा वो ऑसिलेट करेगी, एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है 1 सेकंड में 10 टाइम्स, तो इसको रोक दिया, ठीक है, कुछ एनर्जी लगी। जब एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है 1 सेकंड में 1000 बार, तो इसको रोकोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, पहले वाले के कंपेरिजन में। तो ऐसे ही जो एनर्जी इसके अंदर ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी आपको अलग अलग कलर्स का सेंसेशन प्रोवाइड करती है। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन कितना होता है, किसी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो ये चीज़ देखिए कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितना फोटोन के अंदर वाइब्रेशंस होंगे एनर्जी के, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी क्या है उसके पास एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ठीक है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में चेंज करोगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा, विच इज एच। तो ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट हियर। तो फोटोन के पास जो एनर्जी होती है उसका ये फॉर्मूला होता है। अब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हाई, जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उस फोटोन के पास उतनी ज़्यादा क्या होगी, हाई एनर्जी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी। फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे एनर्जी इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब इसका मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम देखिए, मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी, यही तो था। एनर्जी कितनी है, एनर्जी एच न्यू, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। इनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, ठीक है। सो देखो एच न्यू बाई सी, सी को क्या लिख सकते हो, सी को लिख सकते हो एच न्यू, और सी को लिख सकते हो न्यू इंटू में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल। सो पी का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे, एच बाई देखो लैम्डा, एच बाई लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, ये समझ गया एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज लैम्डा, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कंटेंट इन द फोटोन, उसकी वेवलेंथ है रेडिएशन की। आ गया समझ में? अब ये एक पार्टिकल है, स्ट्रेट नेचर है, मैटर है, समझ में गया। और इसकी वेवलेंथ अगर निकालना चाहो तो एच बाई क्या हो जाएगा, मोमेंटम। ये भी चीज़ बहुत काम में आएगी, याद रखना। लैम्डा अगर निकालना चाहो उसकी वेवलेंथ, किसी मैटर की वेवलेंथ निकालना चाहो एच बाई पी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये चीज़ काम में आएगी अपने। तो मैटर की जो वेवलेंथ है, मैटर वेव की, वो वेवलेंथ कहाँ से आएगी, एच बाई पी से। और यहाँ से ही डी ब्रोगली ने बताया था कि किसी मैटर वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, एच बाई पी। फोटोन क्या है, मैटर है ना, मैटर पार्टिकल, तो उस पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होती है, एच बाई पी मोमेंटम।